गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के मैं एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। ज़्यादा लोग लाइव आ जाइए, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज की शुरुआत भी एक बढ़िया विचार से होगी। ये विचार क्या कहता है? कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता, क्योंकि जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। हमें कोई भी काम तब तक असंभव लगता है, हमें कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक हम उसको कर नहीं पाते हैं, जब तक हम उसको कर नहीं पाते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें संभावना नजर आती है और उसे हम संभव बना देते हैं। और ये वही व्यक्ति करता है जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। ठीक, वो वही व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है जो मेहनत पर भरोसा करता है और वो कभी भी किस्मत की दुहाई नहीं देता है। ठीक, देखिए, हम सभी लोग अपने जीवन में एक प्रयास करते हैं, हर चीज़ के लिए प्रयास करते हैं और उस प्रयास में अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम उसे मान लेते हैं अपनी किस्मत। तो मनुष्य जो है, किस्मत शब्द को जो एक आधार बनाया है, वो अपने आप को संतुष्टि प्रदान करने का आधार बनाया है कि बाय द वे अगर हमारे प्रयासों को सफलता नहीं मिलती है तो हम उसे अपनी किस्मत मान करके बैठ जाते हैं। ठीक, ये विचार सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि असंभव वर्ड कर्म करने वालों के जीवन में नहीं होता है। अगर आप कर्मशील हैं, क्रियाशील हैं, मेहनती हैं, तो आप असंभव को भी आप संभव बना लेंगे और कभी भी किस्मत की दुहाई नहीं देंगे। तो आज के विचार से हमें बड़ी प्रेरणा मिली कि हमें असंभव को संभव बनाने के लिए मेहनत पर भरोसा करना होगा। बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद। पहली बात तो ये देखिए, इंटरनेशनल है। चौथा नंबर है 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, कॉन्फ्रेंस मतलब एक सम्मेलन, ऑफ किसका? चीफ जस्टिसेस का, मतलब अंतर्राष्ट्रीय। इसको आप हिंदी रूपांतरण करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन। ठीक, वर्ल्ड का मतलब वही हुआ, पूरे विश्व स्तर पे ये होगा। ठीक, का आयोजन कहाँ हुआ है? मतलब ये पूरे विश्व के जो न्यायाधीश लोग हैं एक मंच के नीचे आए हैं। ठीक, और वो प्लेस पूछा है और इसमें लगभग, इसके पॉइंट्स क्या हैं? इसमें 52 देशों के लगभग 160 न्यायाधीश आए हैं। लगभग 160 न्यायाधीश इसमें भाग लिए थे। ठीक, ये आयोजन आपका 19 से 24 नवंबर, ये कल तक चला है। 19 से 24 नवंबर तक ये आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की क्या खासियत है? यदि अगर पूरे विश्व में न्यायाधीश लोग एक साथ एक मंच पे इकट्ठा होंगे तो वो किसकी बात करेंगे कि एक समान न्याय की बात करेंगे, त्वरित न्याय की बात करेंगे और एक समान कानूनों पर देखिए, यहाँ पे समान न्याय मतलब किसी देश के भीतर की बात है और एक समान कानूनों की बात ये विश्व स्तर पर है कि विश्व के सभी देश कुछ बिंदुओं पर अपने कानूनों को क्या करें? समान रखें। विश्व के सभी देशों, एक समान कानून की बात विश्व के सभी देशों के बीच। ठीक, देशों के बीच। ठीक, यदि हमारी न्यायिक प्रणाली अगर अच्छी हो जाए, तो तंत्र को सुधरने में देर नहीं लगती है। लेकिन इसकी दो चीज़ें हैं जो कमियां हैं, जिसमें दिक्कत आती है। ठीक, समान न्याय, इस पर दिक्कत आती है, त्वरित न्याय है, और ये दोनों चीज़ों पर दूर करने की बात इस सम्मेलन में हुई है। ये सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है और ये कहाँ पे आयोजित होता है? लखनऊ का फेमस स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। लखनऊ का ये फेमस स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हर वर्ष यहाँ पर जो है ये सम्मेलन होता है।
ठीक, तो आप कह सकते हैं विश्व स्तरीय न्यायाधीश एक स्थान पर एक जगह पर मिलते हैं और पूरे विश्व में न्यायिक प्रणाली को सुधारने का प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं जिससे पूरे विश्व के सभी देश जो है अनुकरण करने में जो है उसे प्रयोग करते हैं उस रिपोर्ट को कि हाँ क्या क्या चीज़ें की जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। खटाखट आंसर देते रहिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ये देखिए दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? ठीक, वर्ल्ड फिशरीज मतलब हुआ मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। ठीक, तो आप कह सकते हैं विश्व मछली दिवस। विश्व मछली दिवस कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है ठीक कि ये दिवस किस पे रिलेटेड होगा, किसको टारगेट करके? मछली। यदि आप इस चीज़ को ध्यान से सोचें तो पूरे विश्व में आपकी लगभग आप मान सकते हैं 10 से 20% खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली अगर कोई चीज़ है वो है आपकी मछली, क्योंकि पूरे विश्व में लगभग 2/3 भाग पे आपके क्या है? जल है, और जलीय प्रदेशों में, जलीय कह रहे तटीय प्रदेशों में जो मछली जो है मुख्य खाद्य पदार्थ है। मछली मुख्य खाद्य पदार्थ है। ठीक, मुख्य खाद्य पदार्थ है। और इसको आप सभी को पता होगा कि मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए, मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाई गई वो है आपकी नीली क्रांति। ठीक, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो इस दिवस को टारगेट किया जाता है कि मछलियों का संवर्धन, मछलियों का विकास, मछलियों की संख्या में, मछलियों की प्रजातियों में किस प्रकार से वृद्धि की जाए कि विश्व की वो खाद्य आवश्यकता, इसके साथ साथ पूरे विश्व की खाद्य आवश्यकता के साथ साथ ये समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का, समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक होती हैं। ठीक, समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक होती हैं। ठीक, तो मछलियों की प्रजातियां भी बहुत सारी हैं, हजारों की संख्या में प्रजातियां हैं इनकी, और इनके ही याद में, इनके ही विकास को समर्पित है कौन सा दिवस? 21 नवंबर। 21 नवंबर को हम लोग प्रतिवर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर कल हमने चर्चा भी की थी कि जो है आपका क्या है? विश्व बाल दिवस है। 19 नवंबर जो आपका शौचालय दिवस के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है। हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है? ठीक, देखिए इसमें वर्ड क्या लगा है? पहली बार। यदि किसी भी प्रश्न में अगर आपके लग जाए पहली बार वर्ड लग जाए तो ये जान जाइएगा कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, राज्य पूछा है, कौन कौन है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात और बिहार। इसमें एक प्रश्न क्या है? किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने? ठीक, अनुसूचित जाति आयोग ने कहा है कि भैया कि एससी मामले की सुनवाई, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति से संबंधित वाद मतलब आपका मुकदमा, वादों के तुरंत निपटान के लिए ये कार्य किया जाएगा। ठीक, अब इस कोर्ट का उद्घाटन, एक अलग कोर्ट बनाई जाएगी जो सिर्फ एससी मामलों की ही सुनवाई करेगी, और ऐसा करने वाली जो कोर्ट, जो स्टेट है वो है आपकी कौन सा स्टेट? पंजाब। ठीक, पंजाब में अलग से एससी मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट होगा। ठीक, जिससे इनको न्यायिक प्रक्रिया में तेजी मिलेगी, इनसे संबंधित मुकदमों में तेजी मिलेगी। और आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, यदि प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एससी हैं, अनुसूचित जाति हैं, तो वो स्टेट है आपका कौन सा? पंजाब। ठीक, तो पंजाब की जो है गवर्नमेंट ने एससी मामलों की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने किसे बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है?
इजराइल, यूक्रेन, सऊदी अरब, जापान। ठीक, किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने, मीन्स अमेरिका ने, मीन्स अमेरिका ने। ठीक, बड़ा नॉन नाटो, MN मेजर नॉन नाटो ए, इसका क्या मतलब होता है? ये MNNA मेजर, मेजर मतलब बड़ा, नॉन मतलब नॉन नाटो मतलब नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक, एसोसिएट सहयोगी। ठीक, देखिए नाटो क्या है, नाटो के बारे में आप जानिए। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे मजबूत सैन्य संगठन है, विश्व का सबसे मजबूत सैन्य संगठन है, जिसमें जिसकी स्थापना नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी स्थापना वर्ष इसका जो है, स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। वर्तमान सदस्य कितने हैं? वर्तमान में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में सदस्य हैं 32। 32वां सदस्य ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 32वां सदस्य बनाया इन्होंने, 32वां सदस्य बनाया इन्होंने किसको? स्वीडन को। 32वां सदस्य बनाया है इन्होंने किसको? स्वीडन को। और इसमें जो है ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और ये आपका कहाँ पर है? बेल्जियम में। ठीक, इतना तो नाटो के बारे में आपका स्टैटिक का पोर्शन है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि नॉन नाटो सहयोगी। ठीक, मैंने बताया कि MNNA मेजर नॉन नाटो एसोसिएट इन्होंने बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो से बाहर है, लेकिन वो नाटो का एक बड़ा सहयोगी देश बनने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका कौन सा देश? सऊदी अरब। सऊदी अरब को नाटो ने अपना मेजर नॉन नाटो एसोसिएट, बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? देखिए फिर बिरसा आ गए। जासूसी उपग्रह, अंडर वाटर ड्रोन, क्रिस्पर जीन थेरेपी, मक्के की नई प्रजाति। ठीक, बिरसा 101, तो जाहिर सी बात है इसमें किसका नाम जुड़ा है? बिरसा मुंडा। ये देखिए कैसे याद करने का तरीका है, आप ये याद रखिएगा। अभी आपको पता है कि जनजाति गौरव वर्ष हम लोगों ने मनाया है इनकी जयंती के उपलक्ष्य में, और बिरसा मुंडा अगर है तो इसका मतलब है कि ये चीज किससे रिलेटेड होगी? जनजातियों से। ठीक, तो इसमें देखिए जासूसी उपग्रह नहीं हो सकता, अंडर वाटर ड्रोन नहीं हो सकता, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये एक जीन थेरेपी है। ध्यान से सुनिएगा, ये जीन थेरेपी है। ठीक, ये जीन थेरेपी है, या आप कह सकते हैं जीन परिवर्तन पद्धति है। जीन परिवर्तन पद्धति मतलब है क्या है? ये खराब जीन को ये रिप्लेस कर देगी, ये टेक्निक रिप्लेस कर देगी मतलब हटा देगी, और रिप्लेस करके अच्छा जीन जो है आपके गुणसूत्रों पर डाल देगी। तो इसका काम कहाँ पे लगेगा? तो इसका काम इसलिए लगेगा कि इसका काम रोगों को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। रोगों को ठीक करने में इसका प्रयोग होगा इस टेक्निक का। ठीक, अब बात करते हैं बिरसा। तो इसका मतलब है अगर ये डिजीज से रिलेटेड है, रोगों से रिलेटेड है, और नाम आ रहा है किसका? बिरसा का, तो आप जान जाइएगा कि जनजातियों की जनजातियों की बीमारी से रिलेटेड होगा। ठीक, भारतीय जनजातियों में एक बीमारी बहुत कॉमन है, ठीक, जिसको बोलते हैं सिकिल सेल
सिकिल सेल, ठीक। और ये आपका एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया नाम है इसका। ये आपकी बीमारी, इस बीमारी में होता क्या है, रक्त की मात्रा कम होती है, ठीक, रक्त की मात्रा कम होती है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो ब्लड में ब्लड कम, तो ब्लड के बॉडी में, मनुष्य के शरीर में सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कम, और सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कम हो, ऑक्सीजन बाकी अन्य चीज़ों का भी ट्रांसपोर्ट कम होगा, तो आपकी जो है स्वास्थ्य गतिविधि थोड़ा आपकी क्या होगी, स्लो होगी। और ये जनजातियों की एक खास बीमारी है। इस रोगों को ठीक करने के लिए ही ये टेक्निक लाई गई है, और इसका जो प्रयोग किया जाएगा रोगों को ठीक करने में किया जाएगा, और नाम रखा गया है क्या, बिरसा 101। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है क्रिस्पर जीन थेरेपी, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा किसने लॉन्च किया है, ठीक। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक। इन चारों में आपको यह ध्यान रखना है कि ये व्हाट्सएप का एक नंबर है, ठीक, नागरिक सेवा के लिए 80 96 80 96 85 80 96। इस पे आपको लिख करके सिर्फ हाय भेजना है, ठीक। और ये आपको कौन सी सुविधा देगा, नागरिक सेवाओं की सुविधा देगा, ठीक। किस पर, आपको व्हाट्सएप पर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें सुविधा में आपको क्या है, नागरिक सुविधा में आपको कौन सी सुविधा है, नागरिक सुविधा है। और नागरिक सुविधा में आपको हाई लिख करके आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगे। तो ये मुख्य रूप से बनाई गई है आय प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, ठीक, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, इसके अतिरिक्त विवाह प्रमाण पत्र के लिए, ठीक। तो हम अपनी जो मूलभूत जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, आय हुआ आपका, जाति हुआ, निवास हुआ, ठीक, इसको हम व्हाट्सएप से ही बनवा सकेंगे। सारी अपडेट आपकी व्हाट्सएप पे आएगी। और इस सेवा का नाम क्या है, मी सेवा। इस सेवा का नाम क्या है, मी सेवा। और इस सेवा को लॉन्च जिस स्टेट ने किया है वो स्टेट का नाम है आपका कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। और तेलंगाना ने नागरिकों की सुविधा को बढ़िया करने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा नामक जो है आपका एक नंबर लॉन्च किया है, जिस पे आप मैसेज करेंगे और अपनी ज़रूरतें बताएंगे तो आपकी उन ज़रूरतों का निदान होगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खड़ा खड़ा आंसर देते रहिएगा। बढ़िया खबर आई है, ठीक, बधाई वाली खबर है। कूनो नेशनल पार्क में चीता द्वारा 5 शावकों को जन्म देने वाली चीता का क्या नाम है, ठीक। जिन चीतों को हम लोग अफ्रीका से पकड़ के ले आए अपने यहाँ मध्य प्रदेश में रखे, उन चीतों में से एक चीते ने, मादा चीते ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। ये बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के लिए। ये बड़ी खुशखबरी है, किसके लिए, प्रोजेक्ट चीता के लिए। और आपके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ये आपका जन्म हुआ है। 5 बच्चों का जन्म हुआ है। हमारी अफ्रीका से लाई गई मेहनत जो है वो थोड़ा सा जो है सही दिशा में, आपको जो है बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो इनकी संख्या बढ़ेगी। तो इस मादा चीता का नाम पूछा गया है। ये नाम क्या है, चीतामुखी, वत्सला, हीना चीता, इनमें से कोई नहीं। तो इस मादा चीते का नाम है चीतामुखी, जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया है, ठीक। 5 बच्चों के वृद्धि आपको हुई है। और ये भारत के प्रोजेक्ट चीता के लिए बड़ी खुशखबरी है, ठीक। इनका प्रोडक्शन होगा, इनका जो है प्रोटेक्शन होगा, तो इनकी संख्या धीरे धीरे अब बढ़ेगी। तो अफ्रीका से चलाई जा रही हमारी ये मुहिम सफल होने के पूरे चांस हैं, ठीक। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है, 100% किसी एग्जाम में आएगा। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, फातिमा बॉस, ओपल सुचिता, हरनाज सिंधु, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। तो ये विश्व की, आप कह सकते हैं विश्व की
बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड 2 बड़ी प्रतियोगिता हैं। विश्व की बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है, ठीक। और इस वर्ष ये आयोजित की गई थी कहाँ पर? थाईलैंड में, ठीक। अगला पॉइंट इसका क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा। इस 130 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक। जिसमें सबको पीछे करते हुए मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जो है आपका जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक। प्रथम मतलब आपका विजेता हुई हैं। और ये जिस देश की हैं, आपकी कौन सी है? मैक्सिको, ठीक। मैक्सिको देश की हैं। अब आपकी भारत की जो है, भारत की तरफ से कौन गया था, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से कौन गया था? मनिका विश्वकर्मा। कौन गई थी? मनिका विश्वकर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट मनिका विश्वकर्मा गई थी। ये अंडर 30 तक पहुंच गई थी, मतलब 30 लोगों में इन 30 लोगों तक इनका चयन हो गया था, परंतु अंडर 30 से अंडर 12 तक नहीं पहुंच पाई, ठीक। तो आप कह सकते हैं 30 स्थान के अंदर इनका नाम था, परंतु जो है ये जो है फाइनल राउंड में अंडर 12 के अंतर्गत नहीं आ सकी थी, ठीक। तो ये भी पूछा जा सकता है भारत की तरफ से कौन भाग लिया था, लेकिन ये तो पूछा ही जाएगा कि विश्व यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा फातिमा बॉस, मैक्सिको की, ठीक। खटाखट आंसर भेजते रहिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें, ठीक। और उसमें हम सारे PDF अपने क्लास के भेजते हैं, ठीक है। आज मैं डालना भूल गया, मैं अभी डाल दूंगा कल वाला। हाल ही में किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन संभव चलाया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक। अब थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, ये एक बड़ी समस्या है, ठीक। देखिए किस राज्य में माओवादी, ठीक, ये आपका जुड़ा हुआ है नक्सली आंदोलन से, ठीक। अगर आप कह सकते हैं तो ये एक प्रकार का आतंकवाद है, ठीक। और एक जिस प्रकार का आतंकवाद है उसे आप कह सकते हैं गृह आतंकवाद। गृह आतंकवाद मतलब क्या होता है, ठीक। यदि हमारे देश के भीतर ही एक सैनिक विद्रोह हो और उसको जो है वो हमारे देश के खिलाफ हो तो हम उसे गृह आतंकवाद की संज्ञा देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में या जो आपके सीमावर्ती इलाकों में चलाया जा रहा है आतंकवाद, वो बाहरी देश से भी सपोर्ट होता है, बाहरी देश के भी लोग रहते हैं। लेकिन नक्सली आंदोलन सपोर्ट बाहर से करते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं वो आपके कहाँ के होते हैं? आपके देश के ही होते हैं। और ये समस्या पहले बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी, बंगाल के नक्सलबाड़ी, ठीक, क्षेत्र से यह प्रारंभ हुई थी और फैलते फैलते बंगाल से इसका दायरा जो है आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, बंगाल वगैरह सब में समस्या खत्म है और ये समस्या अभी सिर्फ 2 स्टेट में आप देखने को मिल सकती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। अगर आप कहें कोई एक स्टेट बताइए तो वो स्टेट नक्सली समस्या से जुड़ा हुआ है, वो आपका स्टेट है कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक। इसमें नक्सली आंदोलन को माओवादी, तो माओत्सो तुंग को मानने वाले नक्सलवादी वो कहलाते हैं कौन सा? नक्सलवादी, आतंकवादी कहलाते हैं माओवादी। इनको ये पुनः, जैसे इनका सफाया हो चुका था, इनको ये अपनी गतिविधियां क्या कर रहे थे? रीस्टार्ट को जो है खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक, महान सेना नायक थे ये। इस जिले में, इनके नाम से एक जिला है अल्लूरी सीताराम राजू जिले में, ये ऑपरेशन संभव चलाया गया है कि ये पुनः अपनी गतिविधियों को प्रारंभ ना कर सके, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, ठीक। देखिए, अगर आप क्लास को अच्छे से देखेंगे, क्लास के फैक्ट्स को सुनेंगे, तो आपको करंट अफेयर्स तो तैयार ही होगा, अच्छे से तैयार होगा,
लेकिन जो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वो आपके लिए नॉलेज बढ़ाने में बहुत कारगर होगा। एक चीज़ से एक आंसर मैं तुरंत दे सकता हूं, लेकिन मैं आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं एक निश्चित समय के अंतर्गत आपको देने का प्रयास करता हूं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। आज से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए एक नई बेंच लॉन्च की है, जिसकी टाइमिंग है 10:45 AM से, और जो है आज बढ़िया बैच चली। जितना भी हो सके आप सभी लोग अपने परिचितों मित्रों को इस बैच के बारे में बताएं और ज़्यादा लोगों को डेमो लेने के लिए भेजें। ठीक, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड है। हाल ही में पहली बार भारत के PSLV रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया किस निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? HAL, L&T, BHAL, DRDO, ONGC। देखिए इसमें देखिए पहला वर्ड जुड़ा है, तो जान जाइएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, भारत के PSLV रॉकेट क्या होता भैया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, अब देखिए ये मजेदार चीज है। ऐसा पोलर आप समझ लीजिए ध्रुवी कह सकते हैं, इसको हटा दीजिए 2 सेकंड के लिए। सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली गाड़ी, व्हीकल मतलब आपकी गाड़ी, तो ये एक प्रकार का क्या होता है? रॉकेट होता है। ठीक, आप जो भी उपग्रह छोड़ते हैं वो उपग्रह ढोने वाला आपका जो आपका इंजन है वो आपका कौन सा है? रॉकेट, जिसे हम लोग कहते हैं। ये जाता है उपग्रह को लेकर के, ये पूरा सिस्टम आप समझ जाइए, उपग्रह को लेकर के जाता है और अपनी कक्षा में स्थापित करके ये इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कक्षा में स्थापित कर देता है। तो हम जब भी किसी उपग्रह को भेजेंगे, एक उसको लॉन्च करने का व्हीकल भी हम भेजते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रॉकेट भी कह सकते हैं। PSLV रॉकेट है। ठीक, तो ये सैटेलाइट को ले जाने वाला रॉकेट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, किस निजी कंपनी ने, मतलब इसको पहली बार किसने बनाया है? निजी कंपनी ने बनाया। पूर्णतया निजी नहीं बनाया है, ये पहले मैं बता दूं आपको। इसमें जो है आपका रोल है किसका? HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, और इसने गठबंधन किया है L&T, लार्सन एंड टुब्रो, बहुत तेजी से बढ़ती हुई लार्सन एवं टुब्रो। ये कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण कंपनी है, परंतु इसने जो है प्रवेश किया है अंतरिक्ष विभाग में इसने प्रवेश किया है, और इसने जो है पहली बार आपके HAL के साथ मिलकर के PSLV रॉकेट बनाया है, और ये आपका ये पहली बार ये घटना हुई है, और इसका प्रयोग आपका आने वाले कुछ दिनों में किया जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, HAL, L&T। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हाल ही में यूपी के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? ठीक, GI टैग मतलब क्या होता है अभी बात करेंगे। मथुरा पोशाक, मेरठ बिगुल, कानपुर लेदर, A एंड B दोनों। ठीक, तो GI टैग की हम बात करेंगे। ग्लोबल, इसका फुल फॉर्म जो होता है ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक, मतलब ये आपका ठप्पा है। ग्लोबल मतलब पूरे विश्वव्यापी, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो अगर ये किसी को टैग मिलता है तो उसको पूरे विश्व में पहचान मिलती है, पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाला टैग, या ठप्पा आप कह सकते हैं, दिलाने वाला टैग है। ठीक, तो इसमें नित नई चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं। तो इस बार अभी हाल ही में जिसको टैग मिला है, ठीक, यूपी के 2 प्रोडक्ट हैं, और इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर D, A एंड B दोनों। ठीक, मतलब मथुरा पोशाक को, मेरठ बुगुल को जो है नया GI टैग मिला है। ठीक, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में सबसे पहले GI टैग किसको मिला है, तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को
पहला जीआई टैग मिला है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। मथुरा की पोशाक, मेरठ का बिगुल, इन दोनों में क्या खास बात है भैया? मथुरा की पोशाक की बात करेंगे तो इसमें जरी कपड़ों का प्रयोग होता है, जरी कपड़ों का प्रयोग होता है। ठीक, अगर आप कहें श्री कृष्ण जी का कपड़ा आप कह सकते हैं, श्री कृष्ण जी का कपड़ा। ठीक, अब मेरठ का बिगुल एक प्रकार का जो है वाद्ययंत्र है, जो आप कह सकते हैं कि मेरठ विद्रोह से जुड़ा है, मेरठ विद्रोह से जुड़ा हुआ है, मेरठ विद्रोह से जुड़ा हुआ, ठीक, जुड़ा हुआ ये वाद्य यंत्र है, मेरठ विद्रोह से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। ठीक, इन दोनों को सम्मिलित रूप से इस बार जो है जीआई टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर है ए एंड बी दोनों, मथुरा पोशाक एवं मेरठ बिगुल। ठीक, तो इन दोनों को जो है जीआई टैग यूपी के इन दो प्रोडक्ट को मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। ठीक, लास्ट तक बने रहा करिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करिए और एक्सप्लेनेशन पे विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। बढ़िया क्वेश्चन। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ है? 157.73 मिलियन टन, 257.73 मिलियन टन, 357.73 मिलियन टन और चौथा ऑप्शन है 457.73 मिलियन टन। देखिए सब में 57 कॉमन है। ठीक, तो इस बार जो हम लोगों ने जो आपका 2024-25 में हमारा जो फसल का उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और उसका जो राइट आंसर है वो है 357.73 मिलियन टन का हमने उत्पादन किया है। और इसमें ध्यान रखिएगा लगभग 150 मिलियन टन, प्रथम स्थान पर 150 मिलियन टन हमने उत्पादन किया है। किसका? चावल का किया है। ठीक, 118 मिलियन टन हमने गेहूं का उत्पादन किया है। ठीक, और लगभग 26 मिलियन टन हमने किस चीज़ का प्रोडक्शन किया है? दाल का। ठीक, तो 150 मिलियन टन हम सभी को पता है कि हमारी जो प्रमुख खाद्य फसल है, हमारी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है वो आपकी चावल है, और इस चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लगभग 150 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ है वर्ष 2024-25 के कृषि वर्ष में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 357.73 मिलियन टन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, एक नया सवाल एक नए तरीके से। वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। समझदार लोग इसको समझ गए होंगे कि इस तरह की हरकतें करने वाला देश कौन सा है। ठीक, तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक, ये कृत्रिम द्वीप होगा, ये आपका क्या होगा? कृत्रिम द्वीप होगा। ठीक, आर्टिफिशियल आइलैंड होगा। और इसकी क्या विशेषता है? इसमें हम 4 महीने तक रह सकते हैं, 4 महीने तक रह सकते हैं। लगभग 240 लोगों की व्यवस्था होती है, 240 लोगों की व्यवस्था है इसमें। ठीक, और इसको बनाया क्यों गया है? ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई भी दुश्मन का अटैक हो जाए, ठीक, या कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि हमको अपना मूल स्थान छोड़ना पड़े, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, आपदा, युद्ध, बाढ़ इत्यादि इत्यादि चीज़ों से बचने के लिए हम खटाक से इस द्वीप पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, बचने के लिए, ठीक, हम इस द्वीप पर खटाक से जो है शिफ्ट हो जाएंगे। दुनिया की नज़र आसमान पे है, अंतरिक्ष पे है, अंतरिक्ष पे नया ठिकाना ढूंढा जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने यहीं पर दिमाग लगा दिया और यहीं पर ही कहा कि चलो पानी तो 2/3 है ही है, चलो एक आशियाँ बनाते हैं। और ये ऐसा करने वाला देश आपका कौन सा है? चीन। ठीक, चीन ये सब काम करने में बहुत तेज है और इसको जो है इसने घोषणा कर दी है, परंतु एक्टिव होगा ये आइलैंड कब? आपका 2028। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए एक दुखद घटना हुई है। हाल ही में किस देश के एयर शो में IAF इंडियन एयरफोर्स तेजस जेट क्रैश हुआ है? ठीक, मॉस्को, टोक्यो, दुबई, सिडनी, इन चारों जगहों पे हमारे देश का एयर शो हो रहा था। मतलब हम लोग हवाई जहाज, अपने उन्नत हवाई जहाज़ों का जो है प्रदर्शन कर रहे थे, हवाई जहाज़ों का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी में आपका जो प्रमुख लड़ाकू विमान है तेजस, वो जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और इस विमान में जो पायलट थे नयांश जी, ठीक, पायलट नयांश श्याल नाम है, नयांश श्याल, ठीक, ये उड़ा रहे थे, ठीक है, जिनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक, देखिएगा इसमें क्या गंभीरता की बात है कि अभी तक हमने जिस हमने विमान को रिप्लेस किया है, जो हमारा कहा जाता था उड़ता हुआ ताबूत, जिसे हम कहते थे उड़ता हुआ कफन, ठीक, या इसको कहा जाता था उड़ता हुआ ताबूत, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, इंडियन एयरफोर्स की सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो हुई है इसी विमान से हुई है, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया। और इसके स्थान पर ही हम क्या लेके आए थे? तेजस। लेकिन तेजस अभी देखिए पिछले वर्ष 2024 में भी एक क्रैश हुआ था, और ये घटना देखिए आपकी 2025 में आ गई। ठीक, 2025 में भी एक क्रैश हो चुका है। ठीक, तो ये थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है कि इतने महंगे विमानों को हम लोग महंगी तकनीकों से बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और वो जो है बीच बीच में असफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे पायलटों की मृत्यु इन्हीं विमान दुर्घटनाओं में हुई है। ठीक, सिंगल सीटेड है, ठीक है, इसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो ये जो घटना हुई, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये जो घटना हुई थी ये आपका दुबई में एयर शो आयोजित किया गया था, जहां पर ही हमारा तेजस जेट क्रैश हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई। बढ़ते हैं आज का करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, दीजिएगा। हाल ही में सैमसंग और युवन GCNI ने किस राज्य में डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डिगी अरिव्यू पहल शुरू की है? ठीक, कि कौन सी कंपनी है आपकी? सैमसंग। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। UNGCNI क्या है? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक, अब ये किसके साथ मिला हुआ है? सैमसंग के साथ। डिजिटल और स्टेम एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन मतलब कंप्यूटर से शिक्षा, आप कह सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा। ठीक, हर एक पार्ट को तोड़ के समझा करिए, तब आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। स्टेम एजुकेशन मैंने एक बार करंट की क्लास में चर्चा की है। साइंस एंड टेक, ठीक, आपका, ठीक, E फॉर इंग्लिश, M फॉर मैथ। ठीक, तो ये स्टेम एजुकेशन है। ठीक, तना एजुकेशन है। भारत सरकार इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो दोनों चीज़ें होंगी, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा भी होगी, प्लस स्टेम एजुकेशन को क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। ये तो रहा आपका क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन अच्छे समझिए, आंसर अपने आप रटा रहेगा। ठीक, मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आंसर। तो ये आपको मजबूत करने के लिए जो पहले कार्यक्रम चलाया गया डिजी अरिव्यू, वो आपका किस स्टेट का है? तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु अपने यहाँ के बच्चों के लिए सैमसंग और यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के जो है डिजी अरिव्यू नामक एक कार्यक्रम चलाएगा, जिससे कंप्यूटर से शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही स्टेम एजुकेशन, साइंस एंड टेक, इंग्लिश, मैथ को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के 15 करंट बम के क्वेश्चन। ठीक है, इनको अच्छे से लर्न करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।